हेलो बच्चों, मैं अनिल कुमार झा आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब में, है ना। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। तो इस चैप्टर में हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं किस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वो समझाया था। और मैंने आपको उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि उसको हम किस तरीके से आसानी से एक स्टेप में उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ये भी बता दिया था। आज हम बात करेंगे जब कभी भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है जो केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाती है और अच्छा बनाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम बात करेंगे जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल state of all reactant and product must be mentioned। यानी कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, उसका फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट जो है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा मेंशन होना ही चाहिए, नहीं तो आपका गलत मान लिया जाएगा, केमिकल रिएक्शंस को आपको गलत मान लिया जाएगा, मार्क्स कटने के चांसेस हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल स्टेट कितना होता है। तो बच्चों जो फिजिकल स्टेट होता है हमारा वो 3 होता है। पहला होता है बच्चों सॉलिड, ठीक है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं, हम लिखते हैं एस, लिख देते हैं, सॉलिड के लिए हम इंडिकेट करते हैं एस से। दूसरा होता है आपका लिक्विड बच्चों, लिक्विड, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है गैस, गैस को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फोर्थ होता है बच्चों एक्वस। ये एक्वस कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, ठीक है। एक्वस के लिए हम यूज करते हैं ए क्यू, स्मॉल में ए और क्यू, एक्वस के लिए ये यूज करते हैं। जिन बच्चों के लिए एक्वस न्यू है उनको समझा दो एक्वस का मतलब क्या है। एक्वस का मतलब होता है बच्चों जो हम सॉल्यूशन जो है ना वाटर में बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। द सॉल्यूशन which is made in water, जो सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच इज मेड इन वाटर, जो सॉल्यूशन वाटर में बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल अगर मैं कहूँ बच्चों कि अगर बताओ कि NaCl डिजॉल्व इन वाटर, NaCl dissolve in water, NaCl वाटर में डिजोल्व है। तो बताओ NaCl का जो है फिजिकल स्टेट क्या है। तो NaCl वाटर में जैसे डिजोल्व होगा तो ये NaCl किस में आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्वस में आ जाएगा, ठीक है। NaCl का स्टेट क्या आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ये चीज़ समझ में आ गई। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने से पहले उसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, आपका शुड भी मेंशन्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपके रिएक्शन को गलत मान लिया जाएगा, मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों हमेशा जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऑल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी, ऑल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ऑल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, जितने भी केमिकल इक्वेशन वो क्या होना चाहिए आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है आई आपको। तो 2 पॉइंट क्लियर है
क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टेट सबका सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऑल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंसिंग मैंने आपको इससे 2 वीडियो में बैलेंसिंग की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। नहीं आती है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके बैलेंसिंग देख सकते हैं वहाँ से। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बताओ, देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है, जब कभी भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, ठीक है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके लिए डिफरेंट कंडीशंस होती है। कोई केमिकल रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे होता है, लो प्रेशर पे होता है, कोई क्या होता है आपका हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे होता है, किसी में कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, किसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कौन सा कैटालिस्ट चाहिए, ये भी मेंशन होना चाहिए, जिससे हमें आइडिया लग पाएगा कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या क्या कैटालिस्ट चाहिए, जिससे कि हम उस रिएक्शन को अच्छे तरीके से प्रोसीड कर पाएँ और समझ पाएँ। तो तीसरा क्या है बच्चों, इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन भी आपका होना चाहिए। Always mention heat change and condition of a chemical reaction। ठीक है। ऑलवेज मेंशन हीट चेंज एंड कंडीशन, सॉरी यहाँ पे एंड लगा दो, एंड कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जो कंडीशन तो बताया जी मैंने आपको, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कौन सा कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या हीट चेंज हुआ है, उन सब की बात करेंगे। क्लियर है। हीट चेंज का मतलब क्या है, या तो हम हीट रिएक्शन में प्रोवाइड कराएंगे, या तो हम रिएक्शन को गर्म करेंगे, या रिएक्शन होने के बाद वो खुद गर्मी प्रोड्यूस करेगा, वो खुद हीट रिलीज करेगा, इसकी बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कौन सा कैटालिस्ट यूज़ किया है हमने। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटालिस्ट का मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसको कैटालिस्ट कहते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस which increase the rate of reaction। कैटालिस्ट से मुझे एक चीज याद आया, एक बार मैं क्या कर रहा था, अपने क्लास में पढ़ा रहा था बैच में, ठीक है। तो 2 बच्चों की लड़ाई हो गई, तो जो तीसरा बच्चा था उसने क्या किया, दोनों की लड़ाई को बढ़ाने के लिए, देखो दिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तीसरा जो बच्चा था उसने क्या किया कि जो पहले वाले बच्चे की बुराई है दूसरे वाले से कर रहा है, और दूसरे वाले की बुराई पहले वाले से कर रहा है। ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो उसकी बुराई उससे कर रहा है, उसकी बुराई उससे कर रहा है। तो इससे हुआ क्या, दोनों में जो लड़ाई है वो और बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि उनकी लड़ाई और तेजी हो गई। तो उसको हमने कैटालिस्ट नाम दे दिया उस दिन से, और उस दिन से सारे बच्चे उसको कैटालिस्ट करके पुकार रहे थे। तो आप लोग ऐसा मत करना कभी, ठीक है, नहीं तो कैटालिस्ट नाम दे दिया जाएगा। कैटालिस्ट का मतलब ही क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे। आई बात समझ में। तो ये होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल के लिए आप किसी लकड़ी को जलाते हो बच्चों, ठीक है, उसमें आप मिट्टी का तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो। हम कहते हैं ना कि इसमें पेट्रोल मत डालो। पेट्रोल डालने से क्या होगा, कहीं लड़ाई होती है तो कहते हैं उसमें पेट्रोल मत डालो, आग में घी मत डालो। कहने का मतलब क्या है कि आग में घी डालने से क्या होगा, आग और जलेगा। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। यानी कैटालिस्ट का मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। क्लियर है बच्चों। तो ये इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। आ गई होगी बात समझ अच्छे से अब, है ना। तो ये याद रख लेना,
क्लियर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ आपका समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब एग्जांपल लेके इन सभी चीज़ों को समझते हैं। ओके, सो नोट डाउन कर लो। बच्चों पहला एग्जांपल है रिएक्शन का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाता है CH3OH। क्या ये बैलेंस है? चेक करते हैं। 3 और 1 4 हाइड्रोजन बेटा, तो दो नहीं 4 हाइड्रोजन, ठीक है। एक कार्बन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यानी कि बैलेंस हमारा ठीक है। बेटा एक ही बताओ, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है किस स्टेट में होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे किस स्टेट में होता है? आपका गैसियस स्टेट में होता है, याद रख लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड किस स्टेट में होता है? आपका गैसियस स्टेट में होता है। ये H2 क्यों आया? सिर्फ H क्यों नहीं आया? तो याद रख लो, इनमें से जिसका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, H2, Cl2, I2, F2, O2 और N2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छूट रही है कोई, फ्लोरो क्लोरो, हाँ ब्रोमीन, Br2 एक और आ गया, यस Br2। ये साथ के साथ जहाँ कहीं भी रहेंगे ना बच्चों, इसी फॉर्म में रहेंगे। अकेले रहेंगे तो इसी फॉर्म में रहेंगे, यानी कि H2 यहाँ पे था तो ऐसे ही रहेंगे, क्लियर है। H2 के फॉर्म में रहेंगे, अकेले नहीं रहेगा। सिंगल H एग्जिस्ट नहीं करता, याद रख लेना, ठीक है। सिंगल N रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ होगा तो अकेला हो सकता है, जैसे कि HCl, तो ये हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। जैसे कि NH3, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप ये लिखो कि सपोज मान लो आप H प्लस Cl लिखो और बनाओ HCl, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों आपका गलत है, ठीक है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? अगर हमें रिएक्शन लिखना है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा H2 और Cl2, क्योंकि अकेला है तो ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे H2 प्लस में O2 क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका H2, क्लियर है। अकेला H और O नहीं होगा, यानी कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये गलत है। ये तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन अकेला है तो इसके साथ सपोर्ट में कौन है? हाइड्रोजन है। इन दोनों का ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताएंगे आगे अगले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ के लिए इतना ही। तो ये हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जहाँ कहीं भी रहेंगे बच्चों इसी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड किस स्टेट में होता है बच्चों? गैसियस स्टेट में होता है। हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है आपका? ये भी आपका गैसियस स्टेट में होता है, क्लियर है। अब मिथेनॉल, ये जो आपका है मिथेनॉल, ये आपका होता है लिक्विड स्टेट में। अब ये जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है। अब मुझे कैसे पता कि इस रिएक्शन को किस कंडीशन में कराया भाई? कितना टेम्परेचर आपने लिया, कितना प्रेशर लिया, मुझे कैसे पता? मैं किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे कराऊंगा तो ये थोड़ा ना बन जाएगा। हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट बने, है ना, हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम ATM से डिनोट करते हैं, स्मॉल ATM। ये है आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना है? ये आपका 300 ATM है, 300 ATM है। और जो टेम्परेचर है बच्चों वो है आपका 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 है आपका ATM और टेम्परेचर आपका है 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो मैंने ऐसा लिखा है, तो इसको आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। कैसे? देखो ध्यान से, डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे 300 ATM, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस। ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? आपका इतना वो है आपका टेम्परेचर है। प्लस
यहाँ पे आप एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है आपका ZnO + CrO3, ये कैटालिस्ट है। इसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड और ये क्रोमियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड दोनों मिक्स्ड है, तो ये कैटालिस्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैटालिस्ट का मतलब समझाया था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, जो कि रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। हम केमिस्ट्री में हमेशा ये बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, यानी कि रेट को बढ़ाता है। रेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। क्लियर है? रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, प्रोसीड होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्लियर है? पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल में क्या होता है, जब कभी भी हम रिएक्शन करते हैं बच्चों, या तो हमें हीट देनी पड़ती है या तो हमें हीट रिएक्शन से प्रोवाइड होती है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं KCl, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम KClO3, पोटेशियम क्लोराइड। KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, CHLO8। KClO3 को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ओके, जब इसको आप हीट करोगे बच्चों, ठीक है, जब इसको आप करोगे हीट करोगे तो मैंगनीज ऑक्साइड रहेगा इसमें कैटालिस्ट, ठीक है। तो मैंगनीज ऑक्साइड का फॉर्मूला था MnO2, और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं डेल्टा। ये जो साइन होता है बेटा, इसका डेल्टा कहते हैं इसे। और ये किसका सिंबल होता है? ये सिंबल होता है बच्चों हीट का। जहाँ कहीं भी कुछ इस तरीके से आपको दिख जाए डेल्टा, इसका मतलब क्या है? हीट का है। क्लियर है? तो डेल्टा है, ये हीट का सिंबल होता है। यानी कि KClO3 को जब आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड के रूप में, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? ये बनेगा KCl प्लस में O2। कहा ना कि ऑक्सीजन अकेला नहीं होगा, तो O2, तो इसको बैलेंस करोगे तो 3O2 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 3 2 या 6 O हो गया आपका, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 लगा दो, आप यहाँ पे भी 2 लगा दो। पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड आपको किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में मिलेगा। आई बात समझ में? यानी कि इस रिएक्शन में हमने क्या किया? हीट इसको प्रोवाइड की है। क्लियर है? इसमें हमने हीट इसको दिया है, डेट्स वाई ये आपका रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। अब हीट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी बात नहीं करना उसके में। तीसरा जो रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है, उसमें क्या है? हमें हीट मिलेगी। देखो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको आप वाटर में डिजोल्व करो, इसको आप वाटर में डिजोल्व करो। जैसे ही आप इसको वाटर में डिजोल्व करो, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में यहाँ पे हीट देगी, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या होगा? आपका हीट मिलेगा। हीट की जगह हम कभी कभार एनर्जी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। यहाँ पे हीट मिलेगा। अब देखो क्या ये बैलेंस है क्या? हालांकि तो मुझे तो बैलेंस ही लग रहा है। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा कितना है? यहाँ पे देखो 1 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 ये तो बैलेंस है आपका। तो जैसे इसको मिलाए, इसमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इन दोनों को बस मिलाया, सिंपल मिलाया। ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसमें पानी डाल दिया तो ये आपका ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हीट आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है। इसकी बात अभी और करेंगे आगे। इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम। और इसको कहते हैं क्विक लाइम। इसे कहते हैं बच्चों स्लैग्ड लाइम, इसको कहते हैं क्विक लाइम।
तो ये चीज़ आपका था, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है आपका, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो जो कुछ भी रिएक्शन में एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि आपका है फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है आपका, यहाँ पे आपको सनलाइट और क्लोरोफिल, इसका मतलब क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में आपका वो रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। तो आई बात समझ में, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी कि एरो पे जो भी होगा इसका मतलब क्या, उसके प्रेजेंस में वो रिएक्शन प्रोसीड हुआ, अगर वो नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। आई बात समझ में, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन और फिजिकल स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये रिएक्शन के लिए कंडीशन लिखिए। अगर मैंने, चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अगर इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको ये सब कुछ नहीं दिया, ठीक है, बस मैंने आपसे ये कहा ये रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन। मैंने बोला बताओ कि इसका फिजिकल स्टेट बताओ, पहला फिजिकल स्टेट बताओ क्या होगा, और दूसरा मैंने बोल दिया कंडीशन बताओ। ऐसा क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई रिएक्शन दे देगा, ठीक है, और उसका पूछेगा कि बताओ फिजिकल स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या होगा, खुद से सोचो क्या होगा आंसर। यहाँ पे लिखोगे CO किस स्टेट में बच्चों, यहाँ पे गैसेस स्टेट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 किस में है आपका, गैसेस स्टेट में है, और ये आपका CH3OH किस स्टेट में है बच्चों, यहाँ पे मिथेनॉल, ये आपका लिक्विड स्टेट में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कंडीशन पूछ रहा है ना, आंसर 2। कंडीशन में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रेशर कितना है, ऐसे लिखोगे, प्रेशर कितना होगा बच्चों ये बताओ। प्रेशर आप लिखोगे यहाँ पे कितना था हमारा 300 ATM, 300 ATM, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बच्चों, यहाँ पे लिखोगे टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था बच्चों हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इस तरीके से आप रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पे लिखो कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या था, कैटालिस्ट था आपका जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। कैटालिस्ट क्या था वो भी लिखोगे आप, जो आपका कैटालिस्ट था वो भी लिखोगे, क्या लिखोगे, जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3। तो कुछ इस तरीके से हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो याद रख लेना, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, किसी भी रिएक्शन को किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, रिएक्शन की कंडीशंस क्या होती है, फिजिकल स्टेट्स क्या होती है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होती है, और कैटालिस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। छोटा से एक जो है आपका टाइप ऑफ बैलेंसिंग, यानी कि जो बैलेंसिंग के क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, वो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें आपको मैं स्टेटमेंट वाला बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि जो स्टेटमेंट होता है, वर्ड इक्वेशन जो जिसे कहते हैं, उसको किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उस केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने बैलेंसिंग आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है, क्लियर है। और जिसका फॉर्मूला लिखने नहीं आता उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हालांकि उसके मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी एक बार आपको रफली बता दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है आपका, लास्ट वीडियो है आपका, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वॉच एंड एंजॉय इट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और बच्चों आप लोग जो वीडियो देखते हो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो देखते हो, आप लाइक भी करते हो, ठीक है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये आपको देखने का या फिर सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लर्निंग करना है तो है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।